Hello everyone, so welcome back to the second lecture of study of gas law. In the first lecture we have already learned about the properties of gases and Boyle's law and also some numericals. In today's class we are going to start from Charles law. So सबसे पहले देखेंगे कि चार्ल्स लॉ किसको बोलते हैं. तो बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो या गैस इक्वेशंस कुछ भी हो, इसके लिए हम आपको फंडामेंटली बताए थे. हमारा फंडामेंटल जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो था PVT मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसमें का वेरिएशंस को देखते हैं. मतलब किसी एक को कांस्टेंट रख के दो में क्या वेरिएशन होगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या चेंजेस होगा. सपोज कर लीजिए बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे थे, टेम्परेचर को फिक्स रखे थे. उस वक्त प्रेशर एंड वॉल्यूम का वेरिएशन देखे. तो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का. मतलब वॉल्यूम को जब बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा. ये बॉयल्स लॉ बोल रहा है. चार्ल्स लॉ में आपका क्या हो जाएगा, नाउ सी हियर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. अब हम लोग क्या कर दिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखे और किसका वेरिएशन देख रहे हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का वेरिएशन को देखेंगे. तो क्या है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस. गिवन मास के बारे में बता चुके थे आप लोगों को पिछले क्लास में, एंड ड्राई गैस के बारे में बता चुके थे. तो क्या है आपका डेफिनेशन निकल रहा है चार्ल्स लॉ का कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. अगर प्रेशर को फिक्स रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर. मतलब वॉल्यूम को डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. अगर ऐसा इसको फंडामेंटली ऐसे समझ जाओ कि सपोज कर लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में हम क्या कर दिया, कुछ गैस को रखे हैं. ठीक है, गैस था, वॉल्यूम ये है. अब इसको जब हम हीटेड करेंगे, जैसे ही हम हीटेड करेंगे तो इसमें जो पार्टिकल्स है रैंडमली मोशन में आएगा, जिगजैग मोशन में, और बहुत तेजी से एक दूसरे से स्ट्राइक करेगा. तो जैसे ही यहाँ पे पिस्टन था इसको ऊपर कर देगा. मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक करके रखा था पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है. जैसे ही आप इसमें पार्टिकल्स रैंडमली मोशन में बहुत तेजी से आएगा तो ये इस पर भी स्ट्राइक करेगा, तो उसका वॉल्यूम को वो क्या करेगा, बढ़ा देगा. तो अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका कुछ बढ़ जाएगा. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, रैंडम पार्टिकल्स जो है ना रैंडम मोशन में आएगा, बहुत तेजी में आएगा और स्ट्राइक करेगा विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, अपने में भी स्ट्राइक करेगा, तो उसका वॉल्यूम को बढ़ाने का कोशिश करेगा. तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीज. कंडीशन क्या है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. अच्छा सर, यहाँ से हम लोग देखते हैं V इज इक्वल्स टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ T दिख रहा है, कांस्टेंट है. अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको बताए थे, जब हटता है तो क्या एक कांस्टेंट लेते हैं, इक्वल्स टू का साइन देते हैं. तो यहाँ पे मैं K ले रहा हूँ, तो V इज इक्वल्स टू KT. KT क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इसको पूरा मॉडिफाई करिएगा तो एक और आ जाएगा, V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू K हो गया कांस्टेंट. ये क्या है, कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, यहाँ से T को मैं नीचे लेके चला गया. तो आपका जो चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला निकला वो निकला V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अच्छा, ये आपको पिछले दिन हम बताए थे ना कि ये एक कंडीशन में, सपोज कर लीजिए एट टेम्परेचर T1 वॉल्यूम आपका V1 है, एट टेम्परेचर T2 वॉल्यूम क्या होगा, V2 होगा. तो फिर उस केस में क्या आएगा, अगर हम लोग दो अलग अलग केस लेते हैं, तो सपोज कर लीजिए टेम्परेचर V1 में टेम्परेचर T1 था तो कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एक फिक्स वैल्यू बोल रहे थे. ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, पिछले क्लास में पूरे डिटेल में बताया था कांस्टेंट क्या होता है. अच्छा, दूसरा कंडीशन लेंगे, V2 रहेगा, T2 रहेगा, तो वो भी कांस्टेंट आएगा. जब इस दोनों को मर्ज करते हैं तो क्या आता है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2 एंड सो ऑन. V3 डिवाइडेड बाई T3 भी लिख सकते हैं और V4 डिवाइडेड बाई T4 लिख सकते हैं. वो सारा वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा. मतलब आपका V और T का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट आता है. ये आपका पूरा ओवरऑल चार्ल्स लॉ निकल गया. जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा इसको बेस करके ही आएगा, इसको छोड़ के और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा. चलिए सर, चार्ल्स लॉ तो समझ गए हम लोग, चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन समझ गए. चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है कि जब भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का. उसका गैस इक्वेशन सीख गए. चलिए, तो एक यहाँ से ग्राफ इसके बारे में कुछ देखते हैं, ग्राफ कैसा होता है इसका. जैसे हम लोग PV डायग्राम देखे थे, तो इसका ग्राफ देखते हैं. ग्राफ के बाद यहाँ आएंगे इस एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है और ये सब क्या होता है देखते हैं. ठीक है, तो ग्राफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ मान लेते हैं टेम्परेचर को प्लॉट कर रहे हैं और V को प्लॉट कर दिया
यहाँ पे, तो V इंक्रीज करेगा ऊपर जाएगा तो, और टेम्परेचर जो होगा इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो एट 0 डिग्री कोई भी गैस का वॉल्यूम कुछ तो होता है, तो हम सोच लीजिए 0 डिग्री यहाँ पे था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या है उसका सपोज कर लेते इतना है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो इसका स्केल ऐसा निकलेगा। अच्छा सर यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 0 डिग्री में उसका वॉल्यूम 0 नहीं होता है, कुछ होता है, कुछ एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। चलिए अब हम 0 डिग्री से उसको कम करने लगे, जैसे देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं, तो कम करेंगे ना तो एट पॉइंट आएगा जिस पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 वॉल्यूम हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वही दिखेंगे डिटेल में भी, ठीक है। 273 सेंटीग्रेड पे ना उसका वॉल्यूम क्या होता है, 0 हो जाता है। तो देखिएगा द टेम्परेचर -273 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस टेम्परेचर पे वो जो गैस है ना उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब गैस 0 हो जाता है। अच्छा इसको पहले यहाँ से समझ लेते हैं, ये स्केल से हम लोग जानते हैं ना, हमारे पास 3 इस टाइप का स्केल होता है। आपको जब टेम्परेचर बता रहे थे पिछले क्लास में, टेम्परेचर का स्केलिंग आपको बताए थे, तो आपको बताए थे केल्विन स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है जो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो केल्विन स्केल में आपका अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 373 होता है, और सेल्सियस स्केल में क्या होता है, 100 डिग्री होता है, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है सेल्सियस का, 0 डिग्री होता है, और केल्विन का क्या, 273 स्केल, ठीक है। अब क्या है कि हम जब से टेम्परेचर जब नीचे कर रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये 0 डिग्री इसका -273 डिग्री के बराबर है, मतलब 0 डिग्री इसका -273 किसके बराबर है, 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273 सेल्सियस होता है। इसके पास कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन है, देखिए यहाँ पे, और इसका भी 100 डिवीजन है, बस ये याद रखना है। ये अपर फिक्स पॉइंट हो गया, ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ से एक चीज देखिएगा, द स्केल विथ 0 एट -273, -0 किस पे हो रहा है, -273 डिग्री, -273 यहाँ पे सेल्सियस होगा। द स्केल विथ, देखिए स्केल विथ इट्स 0 एट -273 डिग्री एंड each डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ द सेल्सियस स्केल। देखिए यहाँ का हर एक डिग्री, यहाँ पे भी 100 डिवीजन है, तो एक केल्विन कितना के बराबर होगा, 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1 सेल्सियस के बराबर है, तो हर एक डिग्री आपका 1 सेल्सियस के बराबर होगा। तो इस तरह का स्केल को केल्विन स्केल बोलते हैं या एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है। एब्सोल्यूट 0 किसको बोलते हैं, तो वो टेम्परेचर जहाँ पे वॉल्यूम कोई एक सब्सटेंस का प्रैक्टिकली नहीं, मतलब थ्योरेटिकली जो हो वो 0 हो जाए। प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पाता है 0, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग कोई भी चीज गैस का टेम्परेचर को कम करते हैं, एक पॉइंट बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पहुंचने से पहले ही वो गैस जो है अपने स्टेट को चेंज कर देता है। वो आपका गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में या सॉलिडिफाइड हो जाता है, और जहां लिक्विड और सॉलिडिफाइड हो गया तो गैस लॉ तो होल्ड नहीं करेगा। तो इसी वजह से हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं कि ये इस टेम्परेचर पे उसका गैस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या कहलाया, वो टेम्परेचर जिस पे थ्योरेटिकली कोई गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। वो कितना डिग्री टेम्परेचर है, वो -273 डिग्री टेम्परेचर है। केल्विन स्केल किसको बोलते हैं या एब्सोल्यूट स्केल किसको बोलते हैं, ये स्केल किसको बोलते हैं, वो स्केल जिसका 0 डिग्री कितना पे होगा, -273 डिग्री पे होगा, और हर एक डिग्री केल्विन का उसके इसके बराबर होगा 1 डिग्री ऑफ द सेल्सियस होगा। उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे जो बता चुके हैं, इन प्रैक्टिकली बिफोर रीचिंग -273, अब 273 पहुंचने से पहले ही कोई भी गैस क्या होता है, लिक्विफाई और सॉलिडिफाई हो जाता है एंड इज नो लॉन्गर ए गैस, अब वो गैस नहीं रहता है। तो ये था आपका टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का वेरिएशन और चार्ल्स लॉ। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएगा बेसिकली आपका यहाँ से कंसेप्ट आएगा, जो आपको बताया V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। इसका न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएगा। चार्ल्स लॉ किसको बोलता है, क्लियर हो गया, डेफिनेशन ये याद रख लीजिएगा।
और एब्सोल्यूट स्केल किसको बोलते हैं? तो ये स्केल जिस पे 0 डिग्री -273 के बराबर हो, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर कौन सा है? -273 या 0 डिग्री। और आपका क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? बिफोर रीचिंग दैट टेम्परेचर द गैस इज आइदर लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड, एंड इफ इट इज लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड इट्स नॉट लॉन्गर ए गैस। गैस नहीं रहेगा तो गैस लॉ फॉलो कहाँ से होगा? तो ये था आपका पूरा चार्ल्स लॉ। इसी को लिखना है, इससे ज़्यादा और कुछ इधर उधर से नहीं लिखना है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। इसी को सिर्फ आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, दैट इज एनफ फॉर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को रिलेट करके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, 2-3 एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं चार्ल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो देखिए क्वेश्चन है, अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज केप्ट एट इतना। सर्टेन वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है इसको। तो अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज केप्ट एट कितना? अच्छा, टेम्परेचर हमको पता चल रहा है, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिख रहा है? 77 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हेन द टेम्परेचर, अच्छा सर्टेन वॉल्यूम बोला है ना, वॉल्यूम नहीं बोला है, दिया है, तो वॉल्यूम को हम मान लेते हैं x, ठीक है। अभी इसका यूनिट पे नहीं लिखते हैं, आगे जो रहेगा यूनिट उसी को हम पुट अप कर देंगे। नाउ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज केप्ट एट कितना है? देखिए तो 77 सेंटीग्रेड। व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 20, कितना रिड्यूस्ड बाय कितना रिड्यूस कर रहा है? देखिए तो 20 डिग्री को रिड्यूस कर रहा है। तो टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा? 77 - 20 दैट इज नथिंग इक्वल्स टू 57 सेंटीग्रेड। चलिए ठीक है, व्हाट द क्या है? इज रिड्यूस बाय 20 द गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ, अच्छा फाइनल वॉल्यूम दे दिया हुआ, फाइनल वॉल्यूम कितना है? 900 ml। सो व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस? प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मीन्स कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? चार्ल्स लॉ फॉलो हो गया। इतना तो हमको क्लियर हो गया। चलिए अब यह हमें गिवन डाटा यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये मिलीलीटर में है तो इसको भी हम लोग मिलीलीटर रिलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव द डाटा, हमारे पास टेम्परेचर दे दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, वॉल्यूम इनिशियल नहीं दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम। तो वी नो व्हाट, अच्छा सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है ना, जितना भी टेम्परेचर है सबको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता चुके हैं 273 से कितना ऐड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा जब ऐड करिएगा? तो ऐड करिए इसको, इट विल बी इक्वल्स टू 350 केल्विन। 350 केल्विन आपका उधर पे हो गया। चलिए ये तो ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे तो 20 लेस है तो कितना हो जाएगा? 273 प्लस 57 दैट इज नथिंग इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 330 केल्विन। और ये तो पता है। चलिए इतना हमको समझ में आ गया सर। अब हम लोग को क्या पता है? वी नो व्हाट वी नो दैट V1 divided by T1 from Charles law is equals to V2 divided by T2. Now put the values चल सर ये पुट करते हैं। V1 नहीं पता है, let it is x ml, T1 is nothing equals to 350। अच्छा सर यहाँ पे कितना है? देखिए ये कितना है आपका? 900 है ना, 900 ml। और ये कितना हो जाएगा? टेम्परेचर आपका है 330। जब आप इसका x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 900 डिवाइडेड बाई 330 इंटू 350। ये आप जो भी कैलकुलेट करके आएगा आप लिख लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्स 945 ऐसे कुछ आ रहा है ml आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप जो भी आएगा कैलकुलेट करके आंसर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये है आपका प्रोसेस। देखिए कुछ नहीं है, गिवन डाटा को आपको लिखना है और जस्ट इफ यू नो दिस फॉर्मूला जस्ट पुट इन हियर और गेट योर आंसर। ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला? इतना ml ऑफ ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट इतना। मीन्स आपको अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं तो देखिए क्या आपको गिवन दिया हुआ है, क्या आपका वॉल्यूम दे दिया हुआ है। V1 इज गिवन 450 वाट, आपको यहाँ पे ml दे दिया है। चलिए गिवन डाटा करके लिख लेते हैं। एट ए टेम्परेचर T1 इज गिवन 27 है ना, 27 डिग्री। इसको केल्विन में लेके चले जाते हैं अभी, जो 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा टोटल इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। ये चलिए सर हो गया।
ठीक है, अब देखिए और इसको रब कर देते हैं, यहाँ ऊपर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ही लिख देते हैं। वॉल्यूम कितना हम लोग लिखे, V1 इज इक्वल्स टू 450 ml, क्लियर है। और T1 कितना निकला, T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री, इसको क्या करेंगे 27 प्लस 273 दैट इज नथिंग इज इक्वल्स टू 300 केल्विन हो रहा था। चलिए सर ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसके बाद कितना होगा आपका, इसको यहाँ लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 300 केल्विन। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैज टू रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना बोल रहा है, हैज टू रिड्यूस 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना है, यही है ना, इतना ml होगा। इतना ml जब लिखेंगे तो कितना आएगा सर, इसको जब काटिएगा देखिएगा 150 ml। चलिए ये भी हो गया। इफ फॉर practical use the volume has to reduce 1/3 of its original volume, find the temperature to which the gas has to be cooled। मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना हमको कम करना पड़ेगा कि ये जो है वॉल्यूम 1/3 उसका हो जाए। लेट द टेम्परेचर इज x केल्विन, सिंपली केल्विन में ले ले रहे हैं x केल्विन। तो देखिए यहाँ पे V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, T1 दे दिया हुआ है और T2 निकालना है। तो we know finally we know V1 from Charles law, we know V1 is equals divided by T1 is equals to V2 divided by T2। now put the values, if I put there V1 कितना है देखिए, तो V1 450, T1 300, V2 150 एंड T2 जिसको हमको फाइंड आउट करना है T2 को यहाँ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पूरा आप कैलकुलेट जैसे आप कर सकते करिए। हम थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आ रही है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। आपको जिस हिसाब से कैलकुलेशन आता है उस हिसाब से करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 150 वो वैसे ही रहा, चलिए ठीक है। और ये 300 ऊपर चला जाएगा, 300 और क्या हो जाएगा, 300 ऊपर चला गया तो, और 450 आपका नीचे आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको काटेंगे देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 15 1 जा 2 जा 15 3 जा, ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 1 जा 3 3 5 3 5 जा। सो T2 जो आ रहा है वो आ रहा है 100 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन आया। अब अगर इतना में आंसर लिखना चाहते हैं तो ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे जिग्स में आपको देखिए यहाँ पे सेंटीग्रेड में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ था ना, तो सॉरी यहाँ पे है देखिए कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको भी सेंटीग्रेड में ही कन्वर्ट कर लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करिएगा तो केल्विन सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, -273 करते हैं, ऐसा -273। तो कितना है यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, ये आपका है 100 -273, कितना हो जाएगा आपका इसका, ये आपको हो जाएगा सेंटीग्रेड। तो कितना आंसर आ रहा है, -273। अगर आंसर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, -173 सेल्सियस। 273 है ना, -173 सेल्सियस, ये आपका आंसर रहेगा। देखिए न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इधर कुछ नहीं करना है, जस्ट गिवन डाटा जो रहेगा उसको आप पुटअप करो, और जस्ट एक चीज़ याद रखना, टेम्परेचर जो होगा ना हमेशा केल्विन में रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला जैसा आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या निकाले थे, एकदम सिंपल था, P इंटू V1, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 था। और चार्ल्स लॉ में क्या है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। ये था चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स। अब हम लोग गैस इक्वेशंस को देखते हैं। गैस इक्वेशंस बोलते किसको है, देखिएगा हम लोग बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा था और चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखे। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर चेंज साइमल्टेनियसली। अब किसी को कांस्टेंट नहीं रखना है तो उस वक्त वॉल्यूम में क्या वेरिएशन होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये मर्ज करते हैं बेसिकली। देखिए गैस इक्वेशन हम लोग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो देखिए बॉयल्स लॉ से हमको क्या पता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट था,
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद, और चार्ल्स लॉ हमको क्या बोल रहा था, वॉल्यूम इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। जब इस दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे, इस दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास निकलेगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर ऑन प्रेशर। ये टी ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। ये दोनों को मर्ज करने के बाद हुआ। जब मर्ज कर दिए सर तो देखिए V अब कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट देना है, तो V इज इक्वल्स टू KTP यहाँ से लिख सकते हैं सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग को एक तरफ सारा कांस्टेंट करना रहता है, बाकी सबको एक तरफ। V P और V, जैसे P को ऊपर लेके चले गए, PV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट बोलिए या कोई एक K जो फिक्स होगा, ठीक है। तो सर ये एक कंडीशन पे आपका PV डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फॉर सर्टेन कंडीशन इफ प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V एंड टेम्परेचर इज T। अगर दूसरे कुछ कंडीशन के लिए आपका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है, तो आपका कैसे निकलेगा, वो निकलेगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या जिसको हम लोग K बोल सकते हैं। और उसी तरह से ये क्या निकलेगा, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ एक वैल्यू होगा। तो अब इस दोनों को मर्ज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ये जो आपके पास फाइनल आया, इसको हम लोग बोलते हैं गैस इक्वेशंस, जिसमें बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ मर्ज करके हम लोग जो निकालते हैं फाइनल इक्वेशन। और यहाँ पे P3 V3 डिवाइडेड बाई T3 इज इक्वल्स टू P4 V4 डिवाइडेड बाई T4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ भी एक लिख सकते हैं। तो फाइनल जो आपके पास कंक्लूजन आया, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अब बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को हम लोग काइनेटिक थ्योरी एंड बिहेवियर्स ऑफ गैस के कंसेप्ट से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी और गैस बिहेवियर्स ऑफ गैस। तो देखिए, हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद P। V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद P होता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से हम लोग कैसे समझेंगे, सपोज कर लीजिए एक गैस है यहाँ पे, ठीक है, इसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, ये इसका कुछ वॉल्यूम है, ये अच्छा ये वॉल्यूम है, मान लेते हैं कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। और उसकी वजह से गैस जो है रैंडम मोशन में होता है ना, गैस जो ऑलवेज जिगजैग मोशन में है, वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वॉल ऑफ द कंटेनर में कर रहा है, हर जगह स्ट्राइक कर रहा है, आपस में भी स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसका थोड़ा सा बढ़ा दिए, इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, दैट मीन्स वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं। नाउ गैस का जो पार्टिकल है, रैंडम जो जिगजैग मोशन था, उसको और थोड़ा सा समय मिल जाएगा, मतलब उसका जो स्पीड होगा और थोड़ा कम हो जाएगा, दैट मीन्स प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। एज कंपेयर टू दिस वन, जो भी प्रेशर था इसके कंपेयर में वॉल्यूम देखिए जैसे ही बढ़ा, वॉल्यूम हम बढ़ाए तो प्रेशर अब इसके ऊपर जो एग्जर्ट कर रहा था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा मिल गया, मूवमेंट के लिए ज़्यादा मिल गया जगह, ठीक है। तो वो जिस स्पीड से कोलाइड कर रहा था वो भी स्लो हो जाएगा, और जिस फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा था वो भी स्लो हो जाएगा। अब इसी को पूरा कंप्रेस करके हम साइज ये छोटा कर दिए, मान लेते हैं V अब ये है, वॉल्यूम को हम बहुत कम कर दिए ना, वॉल्यूम को कम कर दिए तो देखिए अब वही मॉलिक्यूल्स उतने ही स्पेस में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, तो वो बहुत रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है एंड वॉल पे कंटेनर पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये चारों तरफ जा रहा है। तो अब देखिए अब इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे देखिएगा पूरा बॉयल्स को एक्सप्लेन हो गया कि प्रेशर कुछ भी था, प्रेशर को वॉल्यूम को बढ़ाया तो देखिए प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। इस डायग्राम के जरिए और जो बोला हूँ मैं उसको आप वर्ड में लिख दीजिएगा, दैट्स एनफ। चलिए अब आते हैं चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये एक आपका कंटेनर था, इस पे ये पिस्टन, पिस्टन मतलब समझते हैं ना, मूवेबल पिस्टन, मतलब जब हल्का से उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो ऊपर मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ एक प्रेशर था, हम प्रेशर को ऊपर से कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, क्योंकि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जैसे ही जब हम लोग इसको हीटेड करेंगे ना, हीट करना स्टार्ट किया, सपोज कर लेते हैं हीट करना स्टार्ट किया, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, रैंडम मोशन में आ जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करने लगेगा। तो यहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा ना, इसके इस पोर्शन पे भी स्ट्राइक करेगा,
बहुत तेजी से करेगा तो इसको क्या है ऊपर कर देगा। और अब देखिए क्या है, वॉल्यूम ऊपर कर देगा तो मतलब स्पेस बढ़ गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं आपका वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये था पूरा चार्ल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जब न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे ना तो एक दो जगह आपको ये याद रखना होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा रहता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज नथिंग बट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं। और अगर केल्विन में लेके जाए तो 273 केल्विन। अच्छा, इसी तरह से प्रेशर कितना होता है, 1 atm जो होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिखा रहता है, या 760 mm ऑफ Hg। ये सारा क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया। स्टैंडर्ड प्रेशर बोले तो कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, या 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। गैस इक्वेशंस को रिलेट करके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो देखिए गैस, अच्छा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे बच्चे लोग को, सर कौन सा टाइम गैस इक्वेशंस लगाएंगे, मतलब P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, किस वक्त हम बॉयल्स इक्वेशंस को लगाएंगे, किस वक्त चार्ल्स इक्वेशंस को लगाएंगे। तो अगर इक्वेशंस क्वेश्चन में कुछ लिख दिया है कांस्टेंट, सी सपोज दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स आपका कौन सा लॉ होगा, चार्ल्स लॉ होगा। सपोज दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स कौन सा लॉ होगा, आपका बॉयल्स लॉ होगा। अगर कुछ कांस्टेंट नहीं बोला है और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सबका वैल्यू दिया हुआ है तो आपका उस वक्त बॉयल्स लॉ लगेगा। कुछ क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं रहता, आपको ये खुद से समझना होगा। चलिए अब देखते हैं, अ गैस एक्स एट ए प्रेशर ऑफ, अच्छा देखिए इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P1, कितना दिया हुआ है, 750 mm ऑफ Hg। ये आपको प्रेशर दे दिया हुआ है एट प्रेशर ऑफ इतना। एंड टेम्परेचर दे दिया है, कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 38 सेंटीग्रेड। मेरा काम क्या है, 273 प्लस कर देना 38 में, कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका इक्वल्स टू होगा 1, कितना हो जाएगा देखिए, तो इसको ऐड जब करेंगे 27 करते हैं तो 311 केल्विन। आप ऐड कर लीजिएगा, शायद नहीं होगा, चलिए ठीक है। ये ऐड करने के बाद आ गया हैज ए वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 2.57 लीटर। चलिए फाइंड द वॉल्यूम एट STP। अच्छा STP पे वॉल्यूम क्या होगा, अच्छा सर सिर्फ STP बोल दिया है, ना ही कुछ वैल्यूज है, कुछ नहीं है। तो STP पे हमको पता है ना, प्रेशर कितना होता है एट STP पे, कितना होता है 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। टेम्परेचर कितना होता है सर, तो एट STP पे फाइंड आउट करना है, तो STP पे फाइनल टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन होता है, और वॉल्यूम को हमको फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन है। देखिए गिवन डाटा में आपको लगभग सब कुछ पता चल गया, सिर्फ यू हैव टू पुट इट ऑन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। नाउ पुट दिस, कैसे पुटअप करेंगे सर, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अगर पुटअप करते हैं तो P1 कितना है 750 इंटू V1 कितना है, V1 इज इक्वल्स टू 2.5 लीटर। हम लीटर में ही रखे हैं, जो आपका आएगा वो भी आंसर लीटर में ही होगा। ये हो जाएगा 311 इज इक्वल्स टू अब देखिए P2 कितना है 760, वहाँ पे पुटअप कर दिया, इंटू V उसी तरह से रखेंगे, V2 रखा, और T2 कितना है 273। इसको जो भी कैलकुलेट करके आएगा V1 को, इसको यहाँ ये 273 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, जो आएगा आपका वो आंसर होगा इन लीटर। दैट इज द प्रोसेस। बस आपको सिर्फ उसको डाटा अगर लिख पाए, गिवन डाटा अगर आप लिख पा रहे हो, दैट मीन्स आपके लिए न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाएगा, गिवन डाटा को अगर लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग, हमको सिर्फ कंडीशन में क्या रखना था, टेम्परेचर को किस में, केल्विन में लेके जाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, दैट मीन्स V2 बताना, ऑफ ए गैस, तो गैस का फाइनल वॉल्यूम बताना। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर प्रेशर ऑफ द गैस ओरिजिनली एट STP पे, मतलब प्रेशर पहले कितना पे था, प्रेशर P1 कितना था STP पे, STP पे अगर हम ऐसे ले सकते हैं mm ऑफ Hg ले सकते हैं, 1 atm जो मर्जी आपको ले लीजिए, इज डबल्ड। अच्छा प्रेशर को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 atm लेके भी चल सकते हैं, हम लोग 1 atm लेके ही चलेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1 atm, P2 क्या हो जाएगा आपका, डबल बोल रहा है ना, तो 2 into 1 मतलब 2 atm, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, देखिए प्रेशर आपको क्या बोला, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम निकालना है, ये तो क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ऑफ गैस इफ द प्रेशर ऑफ द गैस ओरिजिनली एट एसटीपी, प्रेशर कहा था ओरिजिनली एट एसटीपी पे इज डबल, मतलब प्रेशर को डबल कर दिया गया है, एंड इट्स टेम्परेचर इज ट्रिपल, टेम्परेचर को बताया गया है क्या, ट्रिपल कर दिया गया। तो वॉल्यूम हमको नहीं पता, हम यहाँ पे x ले लेते हैं या कुछ लेट कर लेते हैं, चलिए V1 लेते हैं, ठीक है, और V2 क्या होगा, चलिए टेम्परेचर क्या बोला है, टेम्परेचर ट्रिपल हो जाएगा, तो टेम्परेचर होता कितना है 273 केल्विन होता है, तो टेम्परेचर कितना हो जा रहा है बोलिए, तो टेम्परेचर बोला है ट्रिपल हो जा रहा था, 3 इंटू मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, वैसे ही छोड़ दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपका गिवन डाटा है, आपका गिवन डाटा है, सर वॉल्यूम तो नहीं दिया होता, हम वॉल्यूम V1 को मतलब इनिशियल वॉल्यूम को V मान लिया, चलिए V ही मान लेते हैं, V लीटर हुआ कुछ भी है, फाइनल वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, फाइनल वॉल्यूम बताना है। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर प्रेशर ऑफ द गैस ओरिजिनली एट एसटीपी पे पहले था, इज डबल, प्रेशर क्या था डबल हो गया, चलिए ओके, एंड इट्स टेम्परेचर इज ट्रिपल, टेम्परेचर ट्रिपल कर दिया, तो इस वक्त हमको फाइनल वॉल्यूम बताना है, मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का कितना टाइम से कितना टाइम्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये बताना। तो ये गिवन डाटा लिखने के बाद अब देखिए हम लोग को पता है P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू, ये कौन सा इक्वेशन है, P2 V2 डिवाइड बाई T2। सर ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई कांस्टेंट नहीं बोला, इतना लिख सकते हैं सर, P को कितना लिखेंगे सर 1 लिख दिया, T कितना है, V कितना है, ऐसे V डायरेक्टली, वॉल्यूम कुछ भी है ऐसे V यहाँ पे लेट कर लिए थे, यहाँ पे कितना होता है 273 इज इक्वल्स टू P2 कितना है 2, चलिए ओके 2 लिख दिया, T कितना हो जाएगा सर 3 इंटू 273, अच्छा V हमको यही फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। देखिए अब क्या है V2 फाइंड आउट करना, तो देखो ये कैंसिल कर सकता है, काट दीजिए, तो देखिए V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V है, V रखेंगे और ये 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब फाइनल जो वॉल्यूम आपका होगा वो होगा 3/2 टाइम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे कोई वॉल्यूम का नहीं दिया इनिशियल वॉल्यूम, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स V, इतना ही लिख दीजिएगा, दैट्स इज योर आंसर। तो आई होप सो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू।